नमस्कार दोस्तों। देखिए, आपने एक इच्छा व्यक्त की और आपकी वो इच्छा पूरी हो गई। कहते हैं कि जहां चाहा वहां राह। आप लोगों ने चाहा था कि भाव को मैं अपने चैनल पर लाऊं। मुझे और भाव को आप एक ही फ्रेम में देखें, तो वो इच्छा भाव ने आपकी पूरी कर दी है। मैं जानता हूं कि महाराष्ट्र में और जहां जहां मराठी बोली जाती है या समझी जाती है, वहां भाव एक बहुत ही लोकप्रिय चेहरा है। उन पर लोग विश्वास करते हैं, उनके चैनल पर आते हैं, उनके विचार सुनते हैं और उनके पीछे इतना अनुभव है। 5 दशक की उनकी पत्रकारिता, बहुत सी पुस्तकों के रचयिता, कई टीवी चैनल्स पर पहले आते रहे और अलग अलग अखबारों में उनके लेख भी आप लोग पढ़ते रहे हैं और उनको फॉलो करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। तो भाव, मेरे चैनल पर और इस खास मुलाकात में आपका बहुत स्वागत है, आपका नमस्कार। अभिनंदन है। नमस्कार। भाव, आज आज हम लोग चूंकि राजस्थान में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है वो डांवाडोल हो रही है। पहले मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत की, वहां कमलनाथ की सरकार गिर गई और अब लगभग वैसी ही सिचुएशन, लगभग वैसे ही मुद्दे। और यहां भी एक युवा नेता सचिन पायलट ने कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ भी और मुख्यमंत्री के खिलाफ भी बगावत की है। तो इस सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो राजस्थान का घटनाक्रम है कांग्रेस का, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि इसको हम घटना या कोई नई डेवलपमेंट मानते हैं, ये गलत है। इसका कारण ये है कि कांग्रेस को मैं ऐसे बोलता हूँ। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था मराठी में। मैंने लिखा था, इनको कांग्रेस को बोल्सोनारो वायरस ने ग्रसित की है। बोल्सोनारो का मतलब ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है जी। 4 महीने से चिल्ला रहे थे कि ये कोई पाखंड है, कोरोना नाम की कोई चीज है ही नहीं, इससे कुछ होगा ही नहीं। अब एक बीमारी जो है आप ना करें, इसका मतलब वो चली तो नहीं जाती, वो तो आपको पकड़ के रखती है, आगे जाकर आपको ग्रासित करती है, वो पकड़ लेती है और बीमार कर देती है। जी। तो वही बोल्सोनारो जो है वो मास्क भी नहीं लगाते थे, पब्लिक में नहीं जाते थे। उनकी गवर्नमेंट ने और कोर्ट ने जबरदस्ती की, इसलिए लॉकडाउन लगाया। लेकिन वो खुद ही, उनके ही गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन लगाया था उसके खिलाफ बोल रहे थे। अब उनको ही कोरोना हो गया। तो जो उनकी हालत है, या तो आप ब्रिटेन के जो जॉनसन है प्राइम मिनिस्टर, उनको देखो, वो यही बोलते थे आखिर में उनको कोरोना हो गया, अस्पताल चले गए, अच्छे होकर आ गए, बाद में बोलते कि नहीं भाई प्रिकॉशन लेनी चाहिए। तो कांग्रेस की स्थिति क्या अलग है। अब कोरोना दुनिया को मालूम हुआ आजकल 4 महीने 5 महीने पहले, 6 महीने, लेकिन कांग्रेस को तो कोरोना ये 6 महीने 6-7 साल पहले ही हुआ है। और वो बोलते हैं कोई कोरोना है ही नहीं, बीमारी है ही नहीं, तो उसका उपचार कैसे होगा मुझे, पर दवाई कैसे ले लें। तो प्रॉब्लम जो है हम राजस्थान में देख रहे हो, नई प्रॉब्लम है नहीं है, वो प्रॉब्लम है ही। हाँ, अभी वो वहां से फूटी है। आजकल हम बोलते हैं ना कि यहाँ हॉटस्पॉट हो गया, ये धारावी पैटर्न हो गया। ये पैटर्न वगैरह कुछ नहीं होता, जहां फैलेगी वहां फैलेगी, आपको प्रिकॉशन लेनी। अगर आप प्रिकॉशन ही नहीं लेंगे तो हॉटस्पॉट बनेगा। तो अभी हॉटस्पॉट राजस्थान है। 4 महीने पहले लॉकडाउन शुरू होने के पहले वो हॉटस्पॉट मध्य प्रदेश था। उसके पहले 1 साल पीछे जाए तो कर्नाटक में था। कर्नाटक में था। तो बीमारी का इनकार करने से कोई अच्छा होना, यानी तबीयत सुधर नहीं जाती, दवाई नहीं होती। तो पहली बात होता है कि गलती होती है तो मान लो, तो सुधरना शुरू हो जाता है। आप गलती हुई नहीं बोलोगे तो क्या करें। तो राजस्थान का जो मामला है, अभी ये करते हैं क्या कि ये जाके ठिकरा फोड़ देते हैं बीजेपी के नाम पर। तो उससे क्या होने वाला है। अगर आपको बीमारी है, अभी आप एक बात देखिए कि महाराष्ट्र के राज्यपाल है गवर्नर कोश्यारी साहब, वो तो
हमेशा राज्यपाल जो होता है, गवर्नर, वो तो क्वारंटाइन में रहता है। जी। अमिताभ बच्चन देखो, वो भी क्वारंटाइन में रहता है, फिर भी उनको अगर कोरोना जाकर पकड़ लेता है। तो हम्म। राजनीति हमेशा के लिए कोरोना सदृश परिस्थिति होती है। वह आपको जी। हर हर वक्त सजग रहना पड़ता है। आप जी। निकल जाएंगे, मामा के गांव में जाएंगे, दादी के नानी के गांव में जाएंगे, तो यहाँ कुछ गड़बड़ हम्म। होगी। हाँ हाँ तो हाँ। कांग्रेस का जो राजस्थान में हुआ है, वो अगर आपको समझना है तो आपको कोरोना या स्वाइन फ्लू ये समझ लेना जरूरी है। इसका मतलब डॉक्टर अयोग्य है, वो बीमारी को पहचान ही नहीं पा रहा है। नहीं, डॉक्टर मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि देखो, डॉक्टर आप कोई बीमारी पर उपचार करता है, आपको मदद हम्म। करता है। पर आप ही हम्म। अगर बोले कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, तो डॉक्टर बेचारा हम्म। करेगा तो क्या करेगा। अब मैं हम्म। आप समझ रहे कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी या अहमद पटेल डॉक्टर है? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर जयराम रमेश थे, जिन्होंने जी। 2013 में जुलाई में बताया था कि नरेंद्र मोदी ये स्वतंत्रता के बाद का सबसे बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के लिए। तो उनकी मजाक हम्म। उड़ाई गई उनकी पार्टी में। तो डॉक्टर कौन था? जयराम रमेश था। हम्म। आप सब अभी तो कल परसों उनके जो प्रवक्ता है संजय झा, वो क्या बोल रहे हैं? वो डॉक्टर है, जी। वो बोलते हैं आप बीमार है, जी। ये बोलते हैं हम बीमार नहीं है। तो गलती डॉक्टर की नहीं है। ये बोलते हैं तुम कोई भी डॉक्टर लाओ, वो कैसा मूर्ख है वो मैं सिद्ध करूंगा। तो क्या करेंगे? हम्म। प्रशांत किशोर को बुलाया, इतना बड़ा सर्जन था, क्या हो गया जी। प्रशांत किशोर का? उसको मिट्टी बना दिया हम्म। इन्होंने। तो हमें हम्म। एक बात समझनी चाहिए कि आप बीमार है तो है, ये मान लो, वहां से काम शुरू हो जाता है। और ये तो मानने को राजी नहीं है। पहली बात आप समझ लो कि ये बोलते कि प्रॉब्लम ही सॉल्यूशन है, अभी करे क्या? राहुल गांधी ही प्रॉब्लम है। और आज आप अगर देखेंगे तो सुरजेवाला जो बोल रहे थे, वो बोल रहे थे हम्म। राहुल गांधी ही सॉल्यूशन है। अब क्या करें? हम्म। ये जो ट्रेंड है, ये जो पैटर्न है, इससे ऐसा नहीं लगता भाऊ कि सोनिया गांधी ने ये तय कर लिया है कि जो भी नई पीढ़ी है, जो भी यूथ लीडरशिप है, उसको आगे बढ़ने ही नहीं देना है, ताकि अगर वो बहुत अच्छी लीडरशिप साबित कर देते हैं तो कहीं उनके अपने बेटे का फ्यूचर जो है वो डावाडोल ना हो जाए और उसको चैलेंज मिलना शुरू ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वो है, वही तो है। अब आप देखिए, आप आज की सिचुएशन में देखिए, आप 20 साल पीछे चले जाए तो ममता बनर्जी की क्या मांग थी? वो बोल रही थी कि मुझे लेफ्ट फ्रंट से लड़ना है बस, और कुछ नहीं। हम्म। लेकिन उनको हम्म। लड़ने नहीं दे रहे थे, आखिर वो बाहर निकल गई। हम्म। 98 98 की बात है। उसके बाद आप हम्म। जगन रेड्डी को देखिए। हम्म। तो उसके लिए तो आंध्र प्रदेश अभी 2004 में अगर यूपीए सत्ता में आई, कांग्रेस फिर से सत्ता में आ गई, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान जगन रेड्डी के पिताजी राजशेखर रेड्डी का था। बिल्कुल सही है। 127 सीटें, 42 में से 27 सीटें उन्होंने चुनकर लाई थी। और 2009 में भी उन्होंने 31 सीटें, सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस की आंध्र से लाई थी। लेकिन दुर्भाग्यवश उनका देहांत हो गया। हाँ, उनके वो हेलीकॉप्टर बेटे क्रैश को कर गया। होना था तो नहीं होने दिया। उसके लिए हम्म। यहां तक गई सोनिया गांधी कि उन्होंने आंध्र के ही दो टुकड़े कर दे। जी तो जी उसमें जी पार्टी जी। खत्म हो गई, तो पार्टी खत्म होने दो, लेकिन हमारा अहंकार टिकना चाहिए। तो ऐसे पार्टियां हम्म। नहीं चलती, ऐसे नहीं हम्म। चलती। ये दुनिया हम्म। का दस्तूर है, इतिहास है। अगर ये इतिहास ही मानने को तैयार नहीं तो करे क्या? हम्म। एक बार पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा था कि कांग्रेस की बेंच की तरफ से हल्ला गुल्ला इसलिए ज्यादा होता है ताकि इनके संसदीय दल में जो कुछ ऐसे चेहरे हैं जो अच्छा भाषण दे सकते हैं, अपनी पहचान बना सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उनको मौका ही ना दिया जाए। क्योंकि राहुल गांधी तो अच्छा भाषण भी देना नहीं जानते हैं, पार्लियामेंट में कैसे बोला जाता है उनको ये भी पता नहीं है। वो जनसभा की तरह पार्लियामेंट में हाथ उछाल करके बोलना शुरू कर देते हैं।
तो जो कांग्रेस की, खास तौर से गांधी नेहरू परिवार की जो एक प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही बन गई है कि वो प्रदेशों में भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी, जो थोड़ी सी भी योग्य लीडरशिप है उसको दबा करके रखना चाहते हैं, ताकि राहुल गांधी की ही लीडरशिप चमकती रहे। बिल्कुल बिल्कुल वो बात है, क्योंकि एक आदमी अगर अच्छा काम करता है तो लोगों को लगता है कि अरे अच्छा काम कर रहा है, तो जो कम काम कर रहा है या काम ही नहीं कर रहा है वो तो नजर में आ जाता है। तो अगर उसको छुपाना है तो अच्छा काम करने वाले को पीछे ढकेलना पड़ता है या खत्म करना पड़ता है। तो ये बात तो चलती आई है, आज नहीं है, उसके पहले से है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये बार बार बोलते हैं कि हम इंदिरा जी के पोते हैं या इंदिरा जी की बहू है। तो ये इसलिए बोलते कि उस ढंग से हमको मान सम्मान मिलना चाहिए। जी जी। उनको जो मान सम्मान मिल रहा था वो पर्सनल तौर पर था जी। वो लोगों को चुनकर ला सकती थी, आप चुनकर नहीं ला सकते। हाँ। सोनिया जी या राहुल जी चुनकर नहीं ला सकते ना। आप अगर देखें तो जो कांग्रेस की बुरी हालत थी 96 में, तो भी नरसिंह राव ने 141 सीटें चुनकर लाई थी। जी उसके जी। बाद अगर आप देखें तो केसरी थे 98 में, कांग्रेस की फिर 140 सीटें आई। और 99 में जब सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी तो 112 बन गई सोनिया गांधी। सोनिया गांधी। लेकिन उनको अधिकार इंदिरा जी जैसा चाहिए तो वो नहीं मिल सकता, वो आउटडेटेड चीज है। भविष्यवाद जो है वो आउटडेटेड है। तो लेकिन अभी और दूसरी बात आपने ठीक है, खरगे को क्यों बनाया था? क्योंकि अच्छा हिंदी नहीं बोल सकते। अब देखो खरगे हार गए तो उनकी जो अधीर रंजन चौधरी लाए, कि जो पार्लियामेंट को या हाउस को इंप्रेस करे, ऐसा कोई तो नहीं चाहिए। इनको कठपुतलियां चाहिए और रिजल्ट भी चाहिए, तो वो नहीं हो सकता। एक बात बिल्कुल साफ है कि आपको तय करना है कि आपको रिजल्ट चाहिए या आपको मनमानी करनी है। तो आप मनमानी करते, उससे क्या होगा फर्क? उसके कोई नहीं फर्क पड़ता। असल में ये बात है कि ये मोदी जी को जान ही नहीं पा रहे कि मोदी क्या है। अब आपका अगर दुश्मन है, प्रतिस्पर्धी है, तो उससे लड़ने के लिए आपको उसको जानना जरूरी होता है। इनकी समस्या ये है कि ये मोदी कौन है उनको पता नहीं है। इन्होंने मन में एक हवा तैयार किया है कि इसको मोदी बोलते। जी, और जी, असल में जब मोदी सामने आ जाता है तो ये गड़बड़ जाते हैं, ये कौन है बोलते, ये कौन है। जी जी। जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी है, लेकिन इनको पता नहीं। और इनकी ही बात नहीं, इनको मानने वाला जो सोकॉल्ड सिविल सोसाइटी इंटेलेक्चुअल क्लास है, उनकी भी वही हालत है। आप अगर उनकी भी है। 2019 के चुनाव के रिजल्ट आने के बाद इनका एक सेमिनार हुआ था जिसमें चंद्रशेखर गुप्ता, योगेंद्र यादव वगैरह थे। 8-9 आदमी ऐसे बैठे थे एक हॉल में और चर्चा चल रही थी, परिसंवाद हो रहा था। तो योगेंद्र यादव बोले कि गुड़गांव में मैंने हैंडबिल लिख के बांटा था, सबको पटाया था, वो आपको यूट्यूब पर उनका वीडियो मिलेगा। जी। तो उनके सभी लोगों ने बीजेपी को चुन के दिया। मुझे लगा कि किसकी कॉलर जाके पकड़े और बोले यू स्टूपिड, ये इनकी डेमोक्रेसी है, ये इनकी डेमोक्रेसी है। और दूसरी उसी सेमिनार में शेखर गुप्ता बोले कि हम चुनाव के दरमियान घूम रहे थे, सब कुछ दिख रहा था लेकिन हम देखना नहीं चाहते थे। आपको समस्या समझ में आएगी। बिल्कुल, कि आप देखना नहीं चाहते, आप आपके मन में है वही देखना चाहते हैं। जिसके मुझे एक पुराना फिल्म का गाना याद आता है जी। तो अभी हर बच्ची जो है, लड़की है, वो समझ उसको आने लगती है, जवान होती है, तो उसको लगता है वो सुंदर दिखती है। जी। तो दिखती हो या नहीं, लेकिन उसको वो लगता है और कोई ना कोई उसके बताए। तो एक गाना था फिल्म में कि क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, ऐसा हीरो बोलता है। तो वो हीरोइन बोलती है फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है। वो क्या कहती है, फिर से कहो और कहते रहो अच्छा लगता है। अगली लाइन उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमने फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। ये गाना है, लेकिन आखिरी लाइन इंपॉर्टेंट है,
कि जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है, होता नहीं जी है, लगता जी है। जी। तो ये सब माहौल जो है लुटियंस दिल्ली का, हम आप देखेंगे तो वो वैसा है, बिल्कुल। उस गाने जैसा है। क्या कांग्रेस में अब ये मान लिया जाए कि सब रीढ़ विहीन लोग हैं और कोई इन चीजों पर आवाज उठाने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा है? नहीं, जिनको हाईकमांड बोलते हैं उसमें ऐसे ही तो लोग लाए गए, लाए, जिनको जमा किया गया है वो ऐसे ही लोग हैं जिनकी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। अभी चिदम्बरम, ये तो महाराष्ट्र से राज्यसभा में जाएंगे। वेणुगोपाल जी। राजस्थान से जाएंगे। आपके राजीव शुक्ला यूपी से, वो तो महाराष्ट्र से चले गए। एंथनी कहां से आए, मनमोहन सिंह कहां से आए, आप देखिए। तो उनको ढूंढा ये जाता है कि अरे इसको अकल है, इसको बाहर निकालो पहले। जी आप जी अगर जी। देखेंगे तो ऐसे चुने जाते हैं जिनको हाईकमांड कहा जाए, उनकी बात ये है कि उसकी उसकी पात्रता ये चुनी जाती है कि वो पात्र है नहीं इसलिए वो पात्र है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें एक भी आदमी ऐसा ना है कमांड में जो खुद को चुनकर लाएगा। अब जब आप ही नहीं अच्छे खेल, अब देखो कि कैप्टन जो होता है क्रिकेट के टीम का, वो खुद अच्छा खेलने वाला होना चाहिए ना, जी। नहीं तो दूसरों को क्या बताएगा। हाँ, कैप्टन खुद हार गया अमेठी में इस बार। हाँ, नहीं भाग गया ना, जी, भाग गया। भाग गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने वायनाड चुन लिया, इसका मतलब ये था कि जानते थे कि मैं हारने वाला हूं, जी वो जी जी। जानते थे। तो अगर ये बात है तो करेंगे क्या, कांग्रेस बचाएंगे कैसे? आपको अभी देखो, मैं मराठी में हमेशा बोलता हूं, जो बोकड़ जी। गले में हार डाल के अगर कोई बकरा खाटिक के पास दौड़ता जाता है तो उसको ब्रह्मदेव भी नहीं बचा सकते। कांग्रेस की हालत वैसी है इनको। और नेपोलियन की बात है, वो बोलता था कि आपका शत्रु, दुश्मन या प्रतिस्पर्धी है, वो अगर आत्महत्या कर रहा है, सुसाइड कर रहा है, तो उसमें इंटरफेयर मत करो। जी मोदी जी जी जी। वही कर रहे हैं। 2014 में 44 सीटों पर सिमट गई। 2019 में केवल 52 सीटें आई। 2011 के बाद से जो ट्रेंड शुरू हुआ था, एक एक करके तमाम प्रदेशों से बाहर होती चली गई कांग्रेस। 3 प्रदेशों में लोकसभा चुनाव से पहले अगर जीती तो बाय डिफॉल्ट जीती, क्योंकि 2 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की 15 साल से सरकार थी, यानी 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी तो विधानसभा की थी और 1 बार की लोकसभा की भी हो गई थी। इसके बावजूद इनको अक्ल क्यों नहीं आ रही है, ये बीमारी को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं कि क्या है, और अगर समझ रहे हैं और समझने के बावजूद सुधार की गुंजाइश उनके दिमाग से बाहर चली गई है, तो क्या भविष्य रह गया है अब इस पार्टी का? तो उनको भविष्य तो था ही नहीं। मैंने एक किताब भी लिखी है मराठी में, अर्धशतकाचा अधांतर। वो 50 साल का एक अधांतर है। हम बोलते ना त्रिशंकु, तो त्रिशंकु ऊपर भी नहीं जाता, नीचे नहीं गिरता, वो लटकता रहता है। तो जो 50 साल थे नेहरू के बाद के, तो उसमें लोग कांग्रेस को हटाना चाहते थे। आप जी। देखिए 77 में सब अपोजिशन पार्टियां इकट्ठी हो गई, तो मतदाता ने इनको हराया कांग्रेस को। बिल्कुल। लेकिन अपोजिशन ने जनता का मुखभंग कर दिया, वो चलते। फिर कांग्रेस आ गई, फिर जनता दल का एक्सपेरिमेंट हो गया, उसमें फंस गई। फिर 96 की बात आई, अब देखते रहे। तो जनता बदलाव लाना चाहती थी, लेकिन जो सरकार चलाए, मुझे याद है कि जब जनता पार्टी गिर गई थी, टूट गई थी, तो 80 में इंदिरा गांधी जब फिर से उन्होंने कांग्रेस पार्टी तोड़ी थी, यशवंतराव चौहान, ब्रह्मानंद रेड्डी अलग हुए थे, तो उसके बाद अकेले दम पर इंदिरा गांधी ने पार्टी बनाई, जिसको आज कांग्रेस आए बोलते हैं। जी तो उनके चुनाव का एक स्लोगन था, जी। वो हमारी डेमोक्रेसी का इसेंस है, ऐसा मानता हूं। तो वो इंदिरा जी ने कहा था
कि गवर्नमेंट दैट वर्क्स, आपको क्या चुनना है? चलने वाली सरकार, हम्म बनने वाली सरकार नहीं, चलने वाली सरकार। हम्म। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुए, उससे मोदी बहुत कुछ सीखे हैं। जी जी उनको जी। 5 साल उन्होंने मोदी ने तय किया था कि भाई किसी भी ढंग से मैं 5 साल सरकार चलाऊंगा। क्यों चलाएंगे? क्यों हम्म चलाएंगे? कि हम्म। जनता को ये दिखाना है कि बिगर कांग्रेस सरकार भी चल सकती है। तो बिल्कुल 14 सही। से लेकर 19 तक मोदी का टारगेट सिंपल था, उनको 5 साल हम्म। सरकार चलाना था। और अगर जो सरकार चलती है तो लोग उसको फिर से चुनकर देते। कांग्रेस बार सही। बार चुनते, आप बोले ना, बाय डिफॉल्ट, हम्म। कि कोई दूसरा है नहीं। आप हम एक ही जनरेशन के हैं। हाँ, अभी आप देखिए कि आप 30-25 साल पीछे चले गए तो हम्म। आपको बीएसएनएल का, एमटीएनएल का फोन मिलने में कितनी दिक्कत होती थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई दूसरा चॉइस था नहीं। लेकिन ये हम्म। मोबाइल आने के बाद अब कोई इनका फोन लेता ही नहीं है, लैंडलाइन। सही। तो बाय डिफॉल्ट हम उन पर डिपेंडेंट थे। जब हम्म। अल्टरनेटिव आता है तो लोग स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप है और जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, नेहरूवियन इंटेलेक्चुअल क्लास है, जी। वो अभी उसी उसी मानसिकता में है कि कांग्रेस को कोई अल्टरनेटिव नहीं है। वो अल्टरनेटिव तो सामने खड़ा हो गया है, लेकिन वो देखना नहीं चाहते। देखना नहीं चाहते। देखना नहीं 80 चाहते। 84 में लास्ट इनको बहुमत मिला था इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। 84 के बाद कभी कांग्रेस को बहुमत मिला ही नहीं, यानी किसी भी 271 पार्टी को सीटें भी नहीं नहीं मिला। मिली। हाँ, कभी नहीं मिला। 84 से 14 तक किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी इनकी गलतफहमी दूर क्यों नहीं हो रही है, इनकी अकड़ ढीली क्यों नहीं हो रही है, और ये अभी तक भी हाई कमान ही क्यों बने हुए हैं, उसी भ्रम में क्यों जीना चाहते हैं जिस भ्रम में कभी इंदिरा गांधी जीती थी। खैर, उसकी तो वजह चलो मान लेते हैं कि उसका भ्रम तो उनकी ठीक ताकत था। थी। हाँ, लेकिन ये उस भ्रम में क्यों जी रहे हैं कि हम जवाहरलाल नेहरू के खानदान से हैं, इंदिरा के खानदान से हैं, तो हमारी चिलम वैसे ही भरे आज भी सब दल। आज का प्राइम मिनिस्टर अगर दूसरी पार्टी का भी है तो वो भी 10 जनपद से पूछ करके ही फैसले करे। ये गलतफहमी इनकी कब निकलेगी? नहीं, ये निकले भी नहीं। आप मुझे पूछ रहे, इसका जवाब तो जयराम रमेश ने दिया था। गुजरात के चुनाव जब थे तब एक इंटरव्यू में जयराम रमेश ने कहा था सल्तनत तो चली गई, लेकिन जी सुल्तान उस मनमानी से नहीं निकल रहे। ऐसा एक इंटरव्यू जयराम रमेश ने दिया था जी कि जी जी। सल्तनत तो चली गई है। हम्म। सत्यजीत रे की एक फिल्म है, हम्म। मुझे अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने वो दिखाया है, एक बड़ा जमींदार बंगाल का, और उसी गांव का जलसा घर नाम की फिल्म थी। जी तो जी। उसी गांव का एक बच्चा था, वो दिल्ली आकर कलकत्ता जाकर बहुत पैसे कमाता है और गांव में आकर फिर हवेली बनाता है। तो हवेली जी में वो जलसा घर बनाता है और जी जलसा जी। घर का जो उद्घाटन है उसके लिए वो जमींदार को बुलाता है। तो वो हम्म। जमींदार उतना हैरान हो जाता है कि अरे ये साला इसमें क्या है। हम्म। अपने वो जो पुरानी हवेली है वही वही फिर जलसा भरवाने की कोशिश करता है। तो उसके लोग हवेली गिरवी रखता है और बड़ा जलसा करता है, और दूसरे दिन घोड़े पर दौड़ते दौड़ते उसकी मृत्यु हो जाती है। जी। वो अगर फिल्म आप देखें तो कांग्रेस की स्थिति क्या है आपको पता चले। क्यों? उस मानसिकता से नहीं निकल रहे कि वो जमाना था, आज नहीं है। आज जी नहीं है। जी जी देखिए, जी। आज की बात भी देखो कि दिसंबर 19 तक जो स्थिति थी वो आज नहीं है, क्योंकि कोरोना ने दुनिया बदल दी है। हमको अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल। हमको अपनी, नहीं तो हम जी नहीं पाएंगे। जो कोरोना की हम्म। चीज है वही कांग्रेस पर आप लगा दे तो आपको पता चलेगा। लेकिन कुछ लोग नहीं निकलना चाहते, जी तो जी। क्या करें? क्या करें? अच्छा भाव, इनके नाकारापन की वजह से हालांकि कर्नाटक कोई इनको जनादेश नहीं मिला था, पर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए एक नापाक गठबंधन किया। 37 विधायकों वाले दल वाले पार्टी को मुख्यमंत्री पद दे दिया।
लेकिन केवल इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना था। महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी को रोकना था, उसका मुख्यमंत्री ना बने, इसलिए नापाक गठबंधन किया। वहां भी एनसीपी और शिवसेना को समर्थन देकर के मुख्यमंत्री दूसरा बनवा दिया। लेकिन कर्नाटक में भी इनकी सरकार गई, मध्य प्रदेश में भी गई, राजस्थान में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या अब अगला नंबर महाराष्ट्र का मान लिया जाए? हो सकता है महाराष्ट्र में ये सरकार गिराएंगी नहीं, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल नहीं गिराएंगे, क्योंकि अपने ही बोझ से गिर जाएगी, अपने ही बोझ से। देखिए जो गवर्नमेंट यह महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट बनी जी, उस वक्त सरकार बनाना एक एसेट था। तो इन्होंने सोचा भी नहीं था कि कोरोना आने वाला जी। अब कोरोना आने के बाद जो सिचुएशन बनी है, इससे ये सबसे बड़ी लायबिलिटी हो गई है। बिल्कुल। तो आज अगर सरकार गिराकर सरकार भाजपा सत्ता में आने की कोशिश करेगी, तो वो प्रॉब्लम कौन, बीजेपी को सॉल्व करना पड़ेगा ना। सही। तो ये जिम्मेदारी भाजपा उठाए क्यों? तो भाजपा नहीं गिराएगी, यही अपने ही बोझ से गिरने वाली है। और आपने दूसरी बात और एक बात बता दूं, ये सरकार बनी कैसी? राजस्थान या मध्य प्रदेश की बात छोड़ दो, लेकिन कर्नाटक और महाराष्ट्र की जो बात है वो अलग है। बिल्कुल। यहाँ सरकार का एजेंडा क्या था? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का क्या था? था ही नहीं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिस दिन सरकार बनी उस दिन खत्म हो गया था जी। वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या एजेंडा क्या था कि बीजेपी को सत्ता के बाहर बैठाना है। अब ये कैसा एजेंडा हो सकता है? अच्छा, तुमने तो शपथ ले ली, सरकार बन गई, तो एजेंडा कंप्लीट हो गया। अब सरकार के लिए काम ही नहीं बचा ना। तो ये एजेंडा नहीं होता। हम और आप एक ही स्कूल में, आपने जिस स्कूल में एडमिशन लिया मुझे भी उसी स्कूल में जाना है। क्यों जाना है? ओमकार चौधरी को मुझे फेल करना है, इसके लिए मैं इसी स्कूल में जाऊंगा। तो ये कोई एजेंडा नहीं होता। बिल्कुल सही है। मुझे अच्छा पढ़ना है, करियर बनानी है, इसके लिए किसी स्कूल में जाता हूँ। ओमकार चौधरी को फेल करने के लिए मैं किसी स्कूल में क्यों जाऊंगा? ये कोई एजेंडा होता नहीं। लेकिन ये समझ नहीं पा रहे, और ये बात होती है। देखो एक बात समझ लो, आप अगर किसी का द्वेष करते हो तो उससे हेट करते हो, तो एक बात हो जाती है कि आपका चॉइस नहीं बचता। वो जो द्वेष है, वो जो हेट है, वो चॉइस करता है आपके लिए। और ये कांग्रेस हो या इनकी हालत वो हो गई है। बीजेपी के अगेंस्ट जो लोग हैं वो खुद का एजेंडा नहीं तय कर पड़ रहे। का एजेंडा तय कौन कर रहा है? उनका द्वेष। बिल्कुल। बिल्कुल। अभी देखो, इनकी बात छोड़ो, सीपीएम की तरफ देखो, कहां से कहां चले गए। 36 साल बंगाल में उन्होंने राज किया था। बिल्कुल। आज बंगाल से उनका एक भी एमपी चुनकर नहीं आया, चौथे नंबर पर चले गए। तो हालत आप समझ लो कि क्यों हो गए। तो उनको बंगाल में तो बीजेपी थी ही नहीं। इनको रोज उठकर बीजेपी के खिलाफ बोलने की, कुछ करने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल। तो ये खत्म हो गए। वही हालत आप चंद्राबाबू की देखो। तो अगर आप द्वेष करते हो, उससे पॉलिटिक्स नहीं, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। सही कह रहे हैं। आपको अपना काम अच्छा करना है, तो लोग, आप लोगों को चॉइस बन जाते। जी जी। भाऊ, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। महाराष्ट्र पर फिर किसी दिन बात करेंगे, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पर भी। आपके भी और मेरे भी दर्शक दोनों से बहुत कुछ सुनना चाहते हैं। और हाल ही में शरद पवार का एक इंटरव्यू भी आया था सामना में, हालांकि मैंने उस पर 1-2 वीडियो बनाए हैं, पर लोगों की और इच्छा थी, उसी पर हम प्रोग्राम कर सकते हैं। तो उस पर एक प्रोग्राम करेंगे कल परसों में, जब भी आप समय देंगे तो एक बार फिर हम लोग जुड़ेंगे। आज के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।